लाख टके की बात में अब बात मौसम के कहर की, बात बारिश और बाढ़ के कहर की। लगातार गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके में खासकर जामनगर और राजकोट में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हर किसी के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। सैलाब की विकराल धारा में बहती कार, बसें आधी पानी में डूब गई, मकान के चारों तरफ कई फीट पानी जमा, मोहल्ले की गली में इतना पानी कि कोई भी डूब सकता है। इलाके की तस्वीर ऐसी दिख रही है मानो शहर के बीच समंदर ने डेरा डाल दिया। घरों की छत पर लोग जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। घर की निचली मंजिल पानी में डूब गई तो किसी तरह मकान की छत ही एकमात्र आसरा है। ऐसे में लोग आसमान की तरफ निगाहें डाल रहे हैं ताकि कोई देवदूत आए और इन्हें बचाए। सैलाब से संग्राम की तस्वीरें गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के। यहाँ लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी में आए सैलाब में ये कार समा चुकी है। पानी की विकराल धारा के साथ कार बहती चली जा रही है। इस वीडियो को देखिए, जिसे देखकर ही समझ आ जाता है कि बारिश और बाढ़ का बवंडर किस कदर भारी पड़ रहा है। नदी में आया उफान सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। कार लहरों में गोते लगाती कुछ देर तो नजर आई, लेकिन इसके बाद बहती हुई पानी में ही समा गई। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की, जो इन दिनों मूसलाधार बारिश के आगे बेबस नजर आ रहा है। देखिए कैसे लोगों को बाढ़ के बीच से निकालने की कोशिश हो रही है। बुजुर्गों का रेस्क्यू किया जा रहा है तो जुगाड़ तकनीक के सहारे एक एक जिंदगी को बचाने का मिशन जारी है। जामनगर और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह पानी में डूबा डूबा नजर आ रहा है। सैलाब के बीच कैसे लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी तस्दीक इन तस्वीरों से हो रही है। घर के बाहर सड़क पर पानी की रफ्तार ऐसी कि कोई भी बह सकता है। ऐसे में रेस्क्यू टीम बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के जरिए बचाने में लगी है। लाइफ जैकेट पहनाकर लोगों को रस्सी के जरिए कुछ इस तरीके से बचाया जा रहा है। सैलाब के आगे इंसान कितना लाचार है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। देखिए घर की छत पर कई लोग जमा गए। घर के भीतर पानी ने दाखिला ले लिया तो लोगों को छत के रास्ते फायर ब्रिगेड की टीम सुरक्षित बचाने में लगी। एक एक करके लोगों को बाढ़ के बीच से बाहर निकाला जा रहा है। अलियापाड़ा गांव में मूसलाधार बारिश के चलते सैलाब में फंसे 25 से ज्यादा लोगों को बचाया। वहीं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। छतों पर मौजूद लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। तो बाढ़ के बवंडर के बीच हेलीकॉप्टर में बैठाकर लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बारिश और बाढ़ से जामनगर में हाल बेहाल है। परेशानी यह है कि मौसम विभाग ने इस इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिससे सौराष्ट्र के इलाके में सैलाब का संकट लगातार बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बारिश से बुरा हाल सिर्फ गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बारिश कहर बरपा रही है। ये उफनती लहरें खौफ पैदा कर रही हैं। ये विकराल धारा डरा रही है। पानी का ये प्रचंड प्रहार मुसीबत खड़ी कर रहा है। मंदिर पानी में समाते नजर आ रहे हैं।
पानी की रफ्तार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलाब से कितना हाहाकार मचा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की। यहाँ लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर और बांध का पानी छोड़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। पंचवटी के तमाम मंदिर पानी में समा गए। जिस वेग के साथ पानी बह रहा है मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नासिक के बाद आपको ओडिशा के पुरी में बारिश से बर्बादी की तस्वीर दिखाते हैं। शहर की सड़कों पर इतना पानी भरा है कि कार चल नहीं रही, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो ये कार तैर रही है। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, तो लगातार बारिश के कारण शहर का नजारा किसी समंदर जैसा हो गया है। वहीं सैलाब के बीच लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आए सैलाब की तस्वीर। नदी पर बने पुल के ऊपर इतना पानी बह रहा है कि पुल पार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है कि इन्हें इस पार से उस पार जाना है। ऐसे में लोग रफ्तार से बहते पानी के बीच किसी तरह पुल को पार कर रहे हैं। कोई बाइक को खींचकर पार करवा रहा है, तो कोई अपनों का हाथ पकड़कर सहारा दे रहा है। जी न्यूज़ नेशन। पीएम हाउसिंग स्कीम के जरिए फ्लैट आवंटन में एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और डूडा पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य लोगों को फ्लैट आवंटन की पात्रता लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने जीडीए से प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े तमाम दस्तावेज मांगे हैं और ये सवाल खड़े किए हैं बीजेपी के विधायक ने, और इन सवालों के घेरे में रोहिंग्या भी है। पीएम आवास योजना के तहत बने इन फ्लैट्स के आवंटन को लेकर कई बार धांधली उजागर करने के लिए आवाज उठ चुकी है, लेकिन अब जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और डूडा सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं। अब सीबीआई ने जीडीए से वो दस्तावेज मांगे हैं जिसमें आवंटियों की डिटेल है। वो मैक्सिमम सूची नेक्स्ट 2 डेज में अवेल करा दिया जाएगा। जितने भी पात्र लाभार्थियों का सूची डूडा के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उनको अराउंड 1600 आवास लॉटरी के माध्यम से बांट दिया गया है। जो मेन फॉर्म्स हैं वो हम लोग उपलब्ध करा देंगे उनको, ताकि वो उसको चेक कर लें। अगर कोई इश्यूज होगा तो फिर विल लेट यू नो। अब समझिए जीडीए और डूडा पर आरोप क्या लगा है। दरअसल लौनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ही सबसे पहले जीडीए को कटघरे में खड़ा किया था। नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक इस योजना में तमाम ऐसे लोग हैं जो पीएम हाउसिंग स्कीम में आवेदन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। बावजूद इसके उन्हें फ्लैट आवंटन के लिए योग्य समझा गया। उन्हें बिना जांच परख से स्कीम का लाभ दिया गया। नंदकिशोर गुर्जर की माने तो ऐसे लोगों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी शामिल हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता तक नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत कराया था कि लौनी में जो मकान बनाए गए हैं वो अधिकारियों ने साठगांठ करके पैसे लेकर के ऐसे लोगों को जो है पात्र है उनको, वो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनको अलॉट कर दिए गए हैं। शुरू में लोगों को लगा कि मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन जो जांच में सामने आया है कि 1100 के मकान, 1100 के लगभग मकान जो है वो अपात्र लोगों को हैं, और 17-18 लोग जो मकान हैं वो ऐसे लोग जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या, उनको दिए गए हैं। ये गाजियाबाद की मधुबन बापू धाम योजना के तहत बने हुए फ्लैट हैं, जिनमें से 856 फ्लैट तैयार हो चुके हैं, जो पीएम हाउसिंग स्कीम से तैयार हुए हैं। इन्हीं फ्लैट के आवंटन पर धांधली का आरोप जीडीए और डूडा पर लगा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन फ्लैटों का निर्माण कराया गया है, उन्हीं के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तकरीबन 856 इन फ्लैट्स की संख्या है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को दिए गए हैं। दरअसल प्राधिकरण पर यह आरोप लगा है जो लोग अपात्र हैं उन लोगों को भी इन फ्लैट्स का आवंटन किया गया है। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 1200 लोगों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना को लेकर कई बार घोटाले की बात सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। इस सिलसिले में गाजियाबाद नगर निगम में पार्षद और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड मेंबर हिमांशु मित्तल ने भी जीडीए के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। 2020 में मैंने ये लिखित में शिकायत जो है इनको दी थी
और इन्होंने कहा था कि हम इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसमें बेसिक रूप से ऐसा हुआ था, जो अपात्र लोग थे उनको भी पात्र दिखाया गया है। जैसे कि सीनियर सिटीजन में 20 और 25 साल के व्यक्तियों को सीनियर सिटीजन में दिखाया गया है। 20 और 25 साल का सीनियर सिटीजन हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म ऐसे थे जिसमें उनके प्रमाण पत्र नहीं लगे थे, ओबीसी का, अनुसूचित जाति का, लेकिन उनको फिर भी लॉटरी में शामिल किया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और डूडा, ये दोनों विभाग अब सीबीआई की रडार पर हैं। दरअसल गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से तकरीबन 1200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दिया गया था, और इसमें अब ये आरोप लग रहा है जिन लोगों को फायदा पहुंचाया गया वो अपात्र लोग हैं, और उसी की जांच अब सीबीआई कर रही है। आखिर किन किन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट दिए गए और इसके पीछे आधार क्या है? क्या दस्तावेजों की जांच की गई? क्या वो आवंटन के लिए योग्य थे भी या नहीं? इन सारे तथ्यों की अनदेखी से एक बड़े घोटाले की बू आती है, जिसकी जांच अब सीबीआई के जिम्मे है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कुकिंग ऑयल की कीमतों में तेजी से घर का बजट बिगड़ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुकिंग ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर क्यों पहुंच गए? क्या देश में तिलहन की कमी हो गई है, या फिर आयात निर्यात में लोचा है, या फिर जमाखोरी इसकी बड़ी वजह है? ये रिपोर्ट देखिए। इतना महंगा हो गया है सर कि डर लगता है बनाने में, कितना यूज करें कितना ना यूज करें। थोड़ा अब तो डर लगने लगा है कि हम तेल यूज करना ही बंद कर दें, पानी में खाना बना लें, क्योंकि पानी ज्यादा बेटर है, हमारी फ्री मिल रहा है हम लोगों को। कुकिंग ऑयल की महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ा। खाने के तेल के महंगाई ने लगाई जेब में आग। एडिबल ऑयल में आई तेजी ने सूफिया जैसी गृहिणियों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। उनके लिए कुकिंग ऑयल की हर बूंद कीमती हो गई है। तेल हम जो मार्केट से खरीद रहे हैं वो 200 रुपए के ऊपर है। जो कच्ची दानी का तेल मैं यूज कर रही हूँ, और जो सोयाबीन का तेल मैं लेकर आई हूँ, रिफाइंड यूज कर रही हूँ, वो 200 के ऊपर जा रहा है। तो बजट कितना बढ़ गया है? काफी ज्यादा। जी सर, काफी बढ़ गया है किचन का बजट हम लोगों का। तो डर लगने लगा है कि हम तेल यूज करना ही बंद कर दें। पिछले कुछ वक्त में कुकिंग ऑयल के दाम में काफी तेजी देखी जा रही है। सरसों यानी कच्ची धानी का तेल 195 रुपए लीटर से लेकर 240 रुपए लीटर में बिक रहा है, जो पहले 130 से 150 रुपए लीटर था। सोयाबीन तेल की कीमत 180 रुपए लीटर है, जो पहले 90 से 100 रुपए लीटर था। सनफ्लावर ऑयल की कीमत 230 रुपए लीटर पहुंच गई है, जो पहले 150 रुपए लीटर था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कुकिंग ऑयल की कीमतों में एकाएक इतनी तेजी क्यों आ गई? अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता तो फिर तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के हिसाब से प्राइसेस कम या ज़्यादा होते, क्योंकि 13.5 मिलियन टन्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं आउट ऑफ रफली 24 मिलियन टन जो टोटल रिक्वायरमेंट है। हम लोग प्रोड्यूस कितना करते हैं? 12 मिलियन टन के आसपास, 11.5 से 12 के बीच। तो इंटरनेशनल प्राइसेस में बड़ा फ्लक्चुएशन आया। जैसे सोयाबीन का देखें, पिछले साल जो है शुरुआती के दिनों में कोई $300 पे चल रहा था, बढ़ के $550 पहुंच गया। जानकारों का साफ कहना है कि भारत अपनी जरूरत के एडिबल ऑयल का बड़ा हिस्सा आयात करता है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा देश में इनकी बढ़ी कीमत के तौर पर दिख रहा है। देश में प्रति व्यक्ति तेल खपत जो पहले 650 ग्राम प्रति महीना थी, वो अब बढ़कर 900 से 950 ग्राम प्रति महीना पहुंच चुकी है। यानी डिमांड में इजाफा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन में कमी आई है। जानकारों के मुताबिक कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफे की ये भी अहम वजह। भारत सरकार ने कुकिंग ऑयल की कीमतों को कम करने के लिए तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 5% घटाया। डोमेस्टिक फ्रंट पे जहाँ जहाँ पर भी एडिबल ऑयल बढ़ाया जा सकता है प्रोडक्शन, उसको सब्सटेंशियली बढ़ा दें, भले एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना पड़े। दूसरा, इंटरनेशनल जो बाइंग है वो टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि क्या होता है कि लेट कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या है, प्राइसेस बढ़ चुके होते हैं, या फिर डिस्परेट जो प्राइसिंग मिलता है स्टॉक उसको खरीदते हैं व्हाटएवर प्राइसेस। लेकिन जानकारों के मुताबिक इस फ्रंट पर अभी सरकार को काफी कुछ करने की जरूरत है। इनमें प्रोडक्शन बढ़ाने से लेकर इंपोर्ट करने तक के लिए खास रणनीति बनाने की जरूरत है। खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने कई तरह के फैसले लिए। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी को 5% कम किया गया, तो वहीं 19,000 करोड़ का बजट भी तैयार किया गया ताकि तिलहन की खेती को बेहतर किया जा सके। लेकिन कीमतें कम नहीं हो रही हैं। बाजार में आम आदमी को तेल उसी कीमत में, बढ़ी हुई कीमत में मिल रहा है। इसके पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं जिसको देखना होगा, और सरकार को खासतौर पर मुनाफाखोरी रोकनी पड़ेगी, तभी कीमतें कम हो पाएंगी।
वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से दिल्ली में मुलाकात की। इस मीटिंग में भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन को रोकने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने इस मोर्चे पर मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया। ये तस्वीर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रही दुनिया की जंग में उम्मीद जगाने वाली। क्लाइमेट चेंज पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मुलाकात में दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को रोकने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर सतर्क है। The government is addressing challenge posed by climate change through its several key initiatives. We are working proactively in promoting low carbon and sustainable lifestyle, and our action translate into India's multiple policies and programs aimed at synchronizing development and climate change action at national, state and local levels. अप्रैल में क्लाइमेट चेंज को लेकर हुए लीडर समिट में ही तय हो गया था, जिसमें मोदी और जो बाइडेन ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और क्लाइमेट चेंज को रोकने वाली तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया था। कैरी और भूपेंद्र यादव की ये मुलाकात उसी विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। We are moving ahead to achieve targeted forest and tree cover of 33% of total geographical area. India's forest and tree cover from 2009 to 2019 is 23,608 square kilometer. In the last two assessment of 2017 and 2019, there is an increase of 5,188 square kilometer in forest and tree cover. Under the able guidance of Honorable Prime Minister and his vision of energy justice, India sees hydrogen as a future energy driver. पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में दुनिया के बड़े और विकसित देशों की भूमिका अहम है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर विकासशील देशों के लिए 2030 का जो लक्ष्य तय किया गया है, उसे हासिल करने की दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। भारत के प्रयासों की सराहना अमेरिका समेत पूरी दुनिया कर रही है। टीम न्यूज नेशन।